गुड मॉर्निंग क्लासेस। लास्ट क्लास हमने एंड किया था सॉल्युबिलिटी के बारे में और आपको हमने बताया था कि वाटर इज़ कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या था उसका रीज़न? बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वाटर का कैसे होता है पोलर नेचर, मैं उसके लिए ये वाला आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। Next we are going to focus on solvation or hydration energy. अब देखिए, कोई भी सब्सटेंस आपके कैसे सॉल्वेट होंगे या हाइड्रेशन एनर्जी को हम शॉर्ट में जो हम बात करेंगे उसको लिखेंगे H.E। ठीक है, ये आपको बहुत ही सिंपल समझने की बात है। क्या समझना है देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एक आयनिक कंपाउंड है, व्हेन यू आर गोइंग टू डिजॉल्व इन वाटर, सो व्हाट चेंजेस यू आर गोइंग टू सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द स्टेटमेंट क्या कहता है इसका कि व्हेन एन आयनिक कंपाउंड is dissolved in water, when an ionic compound is dissolved in water, then it is completely surrounded by solvent molecules. Then it is completely surrounded by solvent molecules, comma, phenomena of attraction between कंपाउंड, चाहे वो आयन भी होता है, फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंपाउंड ऑब्लिक आयन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल is known as solvation, and energy released in this process is known as solvation energy, लेकिन अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। बट इन केस ऑफ वाटर it is known as hydration energy. जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? H.E। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली मैंने जो ये स्टेटमेंट लिखा विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस। मान लो मैंने कोई भी अगर आपके साथ एक आयनिक कंपाउंड लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ NaCl, जहाँ पर सोडियम क्या है? मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Na+ बनाएगा। क्लोरीन नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
तो Cl माइनस बनाएगा। तो पहले हम NaCl का, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम ऐसे बनाते हैं, एक Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। अब देखिए, ये जो कंपाउंड तभी बनेगा जब प्लस का अट्रैक्शन होगा माइनस के साथ। मतलब अगर ये पहला वाला हमारा Na प्लस है तो कंपलसरी इसके बाजू वाले सारे के सारे Cl माइनस होंगे, तभी ये बाइंड होके क्रिस्टल बनाएगा, लैटिस बनाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, सेम चार्जेस रिपल्शन। अब क्लोरीन के आजू बाजू में सारे के सारे Na प्लस ही होंगे, फिर सोडियम के बाजू में सारे के सारे Cl माइनस होंगे, फिर Cla के बाजू में सारे के सारे Na प्लस होंगे, फिर Na प्लस के बाजू में सारे के सारे Cl माइनस होंगे, Cl माइनस के बाजू में Na प्लस। एकदम अपोजिट साइन हर तरह से होगा, तभी जाके यहाँ अट्रैक्शन होके एक हमारा लैटिस बनेगा। ये बन गया। अब आपने क्या किया, इसमें बात ये है कि अब आपने ये जो नमक है, इस नमक को आपने डाल दिया किसमें, सॉल्यूशन, किसी आपने सॉल्वेंट में इस नमक को डाल दिया। तो क्या होगा, इस नमक को आपने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया। हम एज्यूम करते हैं कि जो आपने ये सॉल्वेंट लिया है वो है वाटर H2O। अब H2O एक्चुअली कैसे होता है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अगर हम O एंड H की बात करते हैं तो O का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण वो H से कुछ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जिसके लिए कुछ बोला हमने, O बोला हाइड्रोजन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पुल करेंगे, कंप्लीट पुल नहीं करेगा। तो कुछ पुल करने के बाद जो इस पर साइन आएगा वो भी पार्शियल आएगा। तो O पर साइन आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और H पर साइन आ जाएगा पार्शियल प्लस। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो आपका सोडियम Na प्लस है तो इसके पास वही साइन आएगा जिसके पास माइनस है, इसको वही साइन सराउंड करेगा जो इसके अपोजिट चार्ज है। और क्लोरीन के पास माइनस चार्ज है तो इसको वही सराउंड करेगा जिसके पास प्लस चार्ज है। अब क्या आप देख रहे हो कि एक सोडियम के सामने 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे माइनस चार्ज हैं जो सोडियम को अपने टुवार्ड्स पुल करेंगे, और एक क्लोरीन को बहुत सारे प्लस चार्ज इसको सराउंड करेंगे जो क्लोरीन को अपने तरफ पुल करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये वाला सोडियम आयन और ये वाला क्लोरीन आयन के बीच में कुछ स्पेस हो जाएगा, क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज सोडियम को पुल कर रहे हैं लेफ्ट के तरफ और सारे पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन को पुट करेंगे राइट के तरफ, जिसके कारण सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के बीच में स्पेस हो जाएगा। और इसमें आराम से स्पेस होने के बाद आराम से इसमें सॉल्वेंट एंट्री कर जाएगा, हमारा कंपाउंड ब्रेक कर जाएगा और ये वाटर में सॉल्युबल हो गया। और ये क्या हुआ, वाटर में सॉल्युबल हो गया। तो जब एक बार सॉल्युबल हो गया तो अब ये क्या बन जाएगा, जब तक सॉल्युबल नहीं था तो इसको हम बोल रहे थे NaCl सॉलिड, और हम क्या बोलेंगे इसको, लैटिस ऑफ NaCl। क्या बोलेंगे इसको, लैटिस ऑफ NaCl। जब एक बार ये वाटर में सॉल्युबल हो गया तो अब ये बन जाएगा सोडियम प्लस एक्वस फॉर्म में प्लस क्लोरीन माइनस एक्वस फॉर्म में। अब ये आपको ये बन जाएगा। तो ये जो एक्वस फॉर्म में बन गया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये आयंस तो है लेकिन किस में है, वाटर में है ना, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयंस। क्या इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयंस।
ये हाइड्रेटेड आयंस हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। अगला टॉपिक क्या है कि कौन सा फैक्टर है जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे पहला जो फैक्टर आ रहा है दैट इज योर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। द फर्स्ट फैक्टर इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये पहले तो ये समझे कि हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किस फॉर्मूला से जोड़ेंगे, कैसे इसको हम हाइड्रेशन एनर्जी से लिंक करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट, तो मुझे पता है कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज। हम चार्ज की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा आयनिक कंपाउंड है और जब हमारा आयनिक कंपाउंड ब्रेक करेगा तो ये दो चार्ज के में टूटेगा, एक होगा प्लस एक होगा माइनस। यानी अगर NaCl की हम बात करें तो एक जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस बनाएंगे और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस बनाएंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा, जब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा, जब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फॉर्मूला में कैसे लिंक करते हैं। हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है बिटवीन टू चार्जेस वो क्या होता है, वो होता है K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। अब ये जो हमारा यहाँ पर K है, इस K को हम क्या बोल सकते हैं। जो हमारा ये K है ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी अगर हम फोर्स में केवल K लिखते हैं तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका सिस्टम वैक्यूम कंसीडर कर रहे हो। लेकिन अगर सिस्टम वैक्यूम को छोड़ के किसी और दूसरे मीडियम के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर डिफरेंट मीडियम अदर देन वैक्यूम। ये हम बात कर रहे हैं फॉर डिफरेंट मीडियम। अब क्या होगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फोर्स है और जो हमारा यही है एप्सिलॉन r जिसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए, यानी जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा उनका फोर्स घटेगा, उनका फोर्स घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके बेसिस पर हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या बोलते हैं कि देखिए कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट weakens
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वीकेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between a positively charged ions, between oppositely charged ions। ठीक है, सही बात है, क्योंकि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो फोर्स डेफिनेटली हमारा घटेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो हमारा फोर्स घटेगा। अब जब मान लीजिए फोर्स हमारा घट गया, जब हमारा फोर्स घट गया तो क्या होगा, जो लैटिस है वो बहुत आसानी से ब्रेक करेगा। जब हमारा फोर्स घट गया तो क्या होगा, लैटिस बहुत आसानी से ब्रेक करेगा, और जितना आसानी से ब्रेक करेगा उतना जल्दी वो वाटर में डिसॉल्व होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब फोर्स घट गया तो डेफिनेटली बेटा हमारा क्या होगा, हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। हमारा हाइड्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो हम एक बात करते हैं सिंपल कि कैसे हमने लिखा। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये अगर एक सॉलिड है और अगर इस सॉलिड को हमने किसी भी डाल दिया सॉल्वेंट में, तो सबसे पहला काम क्या है, ये सॉलिड डिसॉल्व कब होगा, जब इसको हम आराम से पहले तोड़ेंगे, क्योंकि टूटने के बाद डिसॉल्व होगा। तो टूटने में क्या है, आपको फोर्स देना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, जब फोर्स ही हमारा घट गया, मतलब जब फोर्स हमारा कम लग रहा है तो ये तो फटाफट टूट जाएगा, और जितना फटाफट टूटेगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। को समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी को हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए क्या होता है, जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी होता है, जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, ये इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। अब ये कैसे होता है, पहले मैं आपको ये सिखा दूँ। देखिए जो एक्चुअली बेटा आपका हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स, वो क्या होता है, वो होता है आपका फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम माइनस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन डिफरेंट मीडियम। तो अगर हम फोर्स बात कर रहे हैं वैक्यूम में तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये वैक्यूम ना छोड़ के कोई अलग मीडियम में, उसमें क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन आर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ मैं अभी कभी क्लास ले रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब हमको पहले ये समझना है कि सर आपने हाइड्रेशन एनर्जी को इस तरह से क्यों लिखा। देखो बेटा, जब भी आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हो तो क्या होता है, पानी में आप कोई ना कोई एक सॉलिड को डालते हो, तो वो सॉलिड पहले क्या है, आप वो सॉलिड पहले वाटर में नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो सॉलिड सबसे पहले वैक्यूम में है, और वैक्यूम से उठा के आप उसको डाल रहे हो पानी में, तो दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है। तो हमने पहला वाला केस में क्या लिया वैक्यूम, दूसरा वाला केस में क्या लिया अदर मीडियम देन एयर।
तो इनमें से आप क्या देख रहे हो, आपका कॉमन क्या निकल गया, ये निकल गया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। अब आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो टर्म्स है ये तो कांस्टेंट रहेगा। भाई आप सोडियम ले रहे हो, किसी फॉर्म में लोगे, उसका चार्ज Q1 फिक्स डिस्टेंस, तो इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पर बेटा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। इस तरह से आप हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब मान लीजिए मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्वेश्चन आपका ये है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ NaCl सॉल्युबिलिटी में करना है। द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ NaCl सॉल्युबिलिटी। NaCl का सॉल्युबिलिटी किस में कितना ज़्यादा होगा। एक आपको सॉल्वेंट A दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, एक सॉल्वेंट B दिया है जिसका आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 35 है, एक सॉल्वेंट C दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 45 है, और एक आपको सॉल्वेंट D दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 65 है। ऊपर वाला ABCD सारे के सारे सॉल्वेंट हैं और नीचे हमने जो जो नंबर मेंशन किया है दीज ऑल आर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आपको पता है कि अगर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका फोर्स घटेगा, और जब फोर्स घटेगा तो कोई भी आयनिक कंपाउंड या लैटिस आसानी से टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो उसकी हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि उसका हाइड्रेशन या सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा A का है तो सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी ये दिखाएगा, फिर आपका D वाला दिखाएगा, फिर C दिखाएगा, फिर B दिखाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटू फिर बड़े को लिखेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा B इज फॉलोड बाई C इज फॉलोड बाई D इज फॉलोड बाई A। यही आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी किसका, NaCl का, जिसका हमें क्या दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहला तो हमारा ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा फैक्टर हमें क्या चेंज करना है, तो ये होता है चार्ज ऑन आयंस। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी इज चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस में क्या होगा, अब देखिए। अब आपको पता है कि फॉर्मूला हम क्या लिखवाए थे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि जो हमारा फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। मतलब कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा यानी आपको और भी एनर्जी लगेगा उनको तोड़ने के लिए, यानी आपको हाइड्रेशन एनर्जी और देना पड़ेगा क्योंकि फोर्स ज़्यादा है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा आपका बेटा,
आपका हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इस दोनों को हम मिक्स करें तो, अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, चाहे प्लस का लो या माइनस का लो, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके समझते हैं कि आपने कितना समझा। कुछ क्वेश्चंस लेके हम समझते हैं कि आपने कितना समझा। जैसे मान लो मेरा पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, F माइनस O माइनस 2 N माइनस 3। हम बोल रहे हैं कि इसका बेटा हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। हम बोल रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो अभी हमने क्या बोला कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब आप क्या देख रहे हो, पहला वाला में चार्ज -1 है, दूसरा वाला में चार्ज -2 है, तीसरा वाला में चार्ज -3 है। लेकिन जब हम मैथमेटिकल बात करते हैं तो हम साइन की बात नहीं करते हैं। यानी पहला वाला में हमारा चार्ज 1 होगा, दूसरा वाला में हमारा चार्ज 2 होगा, तीसरा वाला में हमारा चार्ज 3 होगा। यानी जिनकी चार्ज ज़्यादा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा N3 माइनस, फिर होगा NO2 माइनस, फिर होगा हमारा F माइनस। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लेके समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं तो हमें यहां दिया गया है Cl माइनस S माइनस 2 P माइनस 3। हम सीधे देख रहे हैं कि क्या इसका चार्ज 3 है, इसका चार्ज 2 है, इसका चार्ज 1 है। मोर इज द चार्ज, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। अगर हम एक और क्वेश्चन लेके बात करते हैं कि अगर एक हमें दिया गया है लिथियम प्लस, एक हमें दिया गया है बेरिलियम +2 और एक हमें दिया गया है बोरॉन +3। हम क्या देख रहे हैं, इसका चार्ज 3 है, इसका चार्ज 2, इसका चार्ज 1। मोर इज द चार्ज, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। ऑर्डर हमारा ये होगा। अगला अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 का, तो एक दिया गया है सोडियम प्लस, एक दिया गया है Mg+2 और एक दिया गया है एल्युमिनियम +3। इसका चार्ज 3 है, इसका चार्ज 2, इसका चार्ज 1। मोर इज द चार्ज, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। ये आपका ऑर्डर आ गया। तो अगर हमें चार्ज ऑफ आयंस जो हाइड्रेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है अगर उससे टेस्ट करना है तो आपने क्या देखा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ आयंस। माय नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ आयन। कि जो साइज ऑफ आयन है बेटा वो कैसे हमारे हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा। माय नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ आयंस। हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम बात करें कि इनकी फॉर्मूला क्या होती है। ठीक, मुझे पता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और इनकी फॉर्मूला क्या होती है, K इंटू Q1 Q2 बाई R²। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R0। और जहां हमारा 1/R0 है वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है 1/R प्लस ऑफ 1/R माइनस। मतलब जिनका रेडियस या साइज बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। बहुत सिंपल है। मान लीजिए हम सिंपल बोल रहे हैं, आपके पास अगर एक कार का शीशा हो और एक जो आप हाथ में घड़ी पहनते हो रिस्ट वॉच,
उसका शीशा हो। अगर दोनों को तोड़ना है तो क्या होगा, कार के शीशा पर अगर आप एक पत्थर भी मार दोगे शीशा में क्रैक आ जाएगा, मतलब बिगर साइज लेस एनर्जी पर सामान टूट गया। लेकिन अगर रिस्ट वॉच जो आप हाथ में पहनते हो उसको तोड़ने के लिए यू रिक्वायर मोर एनर्जी। वाई? बिकॉज ड्यू टू ए स्मॉलर एरिया मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो वही बात है कि जिनका रेडियस या साइज बड़ा है उनका हमेशा एनर्जी छोटा होगा। हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस। अब हमें ये देखना था, हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में है, मतलब ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स है पहले क्या आता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। यानी ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम योर साइज इंक्रीजेज, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा। हम बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा लिथियम स्मॉल साइज, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, ये ऑर्डर होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेके हम बात करते हैं। अगर हमें बताया गया है कि बेरिलियम +2 दिया गया है, मैग्नीशियम +2 दिया गया है, कैल्शियम +2 दिया गया है, स्ट्रोंशियम +2 दिया गया है एंड बेरियम +2 दिया गया है। ये हम देख रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 2 के हैं, और ऊपर से नीचे आने पर ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल साइज इंक्रीज होता है। यानी स्मॉल साइज बेरिलियम मोर एनर्जी, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेटा इसका एप्लीकेशंस क्या होता है। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी का हम यूज़ कैसे कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हम हाइड्रेशन एनर्जी का यूज़ कहाँ करेंगे? सबसे पहली बात साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे होते हैं। देखिए हमें पहले आप एक सिंपल चीज़ बताइएगा। मान लीजिए कि अगर ये एक स्मॉल सब्सटेंस है और ये एक बड़ा सब्सटेंस है, दोनों को हमने डाल दिया एक ग्लास में और दोनों में हमने डाल दिया सॉल्वेंट एज वाटर। तो अब क्या देख रहे हो कि ये जो स्मॉल साइज है, ये पहला वाला में जो स्मॉल साइज है तो इसको ज़्यादा वाटर सराउंड करेगा, क्योंकि ये छोटा है ना। तो छोटे वाले को क्या होगा, वाटर ज़्यादा सराउंड करेगा, लेकिन बड़े वाले को वाटर कम सराउंड करेगा ड्यू टू मोर साइज, ड्यू टू मोर साइज। तो अब क्या देख रहे हो कि छोटे वाले को जब ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहा है तो क्या होगा, इनकी साइज हाइड्रेटेड में बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर इसको हम मानते हैं एज सब्सटेंस ए, इसको हम मानते हैं एज सब्सटेंस बी। क्लियर? अब देखो जब हम इसको पानी में नहीं डाले हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो अगर उस समय अगर ये मेरा सब्सटेंस ए है और ये मेरा सब्सटेंस बी है, और जब ये पानी में नहीं है ये एयर में है, तो उस समय अगर हम बोले कि किन की साइज बड़ा है, ए का कि बी का, आपका आंसर होगा कि सर
बी का साइज बड़ा है ए का जब ये पानी में नहीं है, और ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। लेकिन यही जब आपने डाल दिया पानी में तब क्या होगा? यही अगर आप जब ने डाल दिया पानी में, अब क्या होगा? अब यही होगा कि जो इसका स्मॉल साइज है इसको डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा। स्मॉल साइज वाले को जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स का लेयर है वो ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सराउंड करेगा। लेकिन जो बड़े साइज हैं इसको वाटर मॉलिक्यूल्स कम सराउंड करेगा। तो यानी जब वाटर में आ गए तो आप क्या देख रहे हो कि अब ए का साइज बड़ा हो गया इन कंपैरिजन टू बी। लेकिन ये ए वाला और बी वाला कैसा कंपाउंड है? ये हाइड्रेटेड आयंस है। तो कुछ समझ में आ रही है कि जो मॉलिक्यूल्स एयर में स्मॉल साइज है उसका स्मॉल ही साइज लेंगे, लेकिन जैसे आपने इसको सॉल्वेंट में डाला तो स्मॉल साइज होने के कारण ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करने वाले हैं और इनकी साइज इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? चलिए, इसी बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है कि लिथियम प्लस अगर गैसियस स्टेट में है और एक जगह दिया गया है सोडियम प्लस अगर गैसियस स्टेट में है। हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है। आप क्या देख रहे हो कि लिथियम के सामने जी लिखा है। जी मींस गैसियस फॉर्म, मतलब ये पानी में नहीं है, ये एयर में है। तो नॉर्मल साइज की बात हम करेंगे। हमें पता है कि जो लिथियम है और जो सोडियम है ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है। क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मतलब लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है। ऊपर वाले की साइज छोटी, नीचे वाले की साइज ज्यादा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो गैस की बात करें तो नॉर्मल ट्रेंड्स हमारा सोडियम का साइज बड़ा हो जाएगा। ये हमारा हो गया साइज फैक्टर। लेकिन अगर यही हम डाल दिए पानी में, फिर हम पूछें किसकी साइज ज्यादा बड़ी है, तो क्या बोलोगे आप? जैसे मान लीजिए यहां पर हम दे दिए लिथियम प्लस एक्वस में है और यहां हम दे दिए सोडियम प्लस एक्वस में है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं किनकी साइज कितना ज्यादा है। तो आप क्या देख रहे हो कि लिथियम का साइज एयर में छोटा है, सोडियम का साइज एयर में बड़ा है। तो स्मॉल साइज वाले एक्वस मींस वाटर, स्मॉल साइज वाले वाटर के बहुत सारे लेयर्स बनाएंगे। यानी और सोडियम जो बिग साइज है वो वाटर का लेयर कम बनाएंगे। यानी वाटर में आने के बाद लिथियम का साइज बड़ा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सोडियम। तो बेटा ये बहुत आप ध्यान से क्वेश्चन देखना कि अगर आपसे साइज पूछ रहा है तो आप डेफिनेटली देखना वो किस में पूछ रहा है, गैस में पूछ रहा है कि एक्वस फॉर्म में पूछ रहा है। अगर वो गैस का पूछ रहा है तो आप नॉर्मल ट्रेंड्स जो हम पीरियोडिक में पढ़ाए थे उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो एक्वस में पूछ रहा है तो छोटे वाले साइज जो एयर में होते हैं वो वाटर में बहुत बड़े हो जाते हैं और जो बड़े वाले साइज एयर में होते हैं वो वाटर में छोटू हो जाते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस। Next we are going to focus on mobility of ions. Next we are going to focus on mobility of ions. कि आयंस की मूवमेंट किसकी ज्यादा है। जस्ट वेट फॉर ए मिनट।
चलो, तो आपने क्वेश्चन देखा मैंने क्या दिया आपको? तो कितने लोग बनाए क्वेश्चन, पहले ये बताओ। चलो, हमने आपको ये बता रहा है कि अब आयंस की मोबिलिटी कैसे होगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो सिंपल एक लॉजिक है, एक हाथी है और एक गधा है, सबसे पहले कौन दौड़ेगा, हाथी का गधा? आपको पता है कि गधे बहुत तेज दौड़ेंगे इन कंपैरिजन टू हाथी, तो आपने क्या समझा कि मोटा वाला धीरे दौड़ेगा, पतला वाला जोर से दौड़ेगा, बहुत तेज भागेगा। तो वही बात है कि जो हमारा मोबिलिटी होती है, जो हमारा मोबिलिटी होती है वो क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, मतलब जिनका साइज जितना ज्यादा होगा उनका मूवमेंट उतना ही कम होगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा अगर हम और क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दें कि बेटा ये बताओ कंडक्टिविटी क्या होगा, तो भैया कंडक्टिविटी भी तो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। अगर आयंस मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी उन्हीं का ज्यादा होगा जिनका साइज छोटा होगा, और कंडक्टिविटी उनका कम होगा जिनका साइज ज्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेम मोबिलिटी के जगह हम कंडक्टिविटी का भी बात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। मतलब जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है उनका साइज छोटा होगा, या जिनका साइज ज्यादा है उनका कंडक्टिविटी एज वेल एज मोबिलिटी दोनों कम होगा। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके मेडिकल में भी आ चुका है और जो आपके ये जेई में भी आ चुका है। क्वेश्चन ये दिया था कि अगर हमारे पास एक सोडियम प्लस एक्वस है और दूसरा दिया गया है लिथियम प्लस एक्वस, इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किनका कंडक्टिविटी या मोबिलिटी ज्यादा होगा, तो पहले तो आप बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में पहले जरूर टेस्ट करें। हमें पता है कि लिथियम भी है सोडियम भी है, दोनों का दोनों एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। लिथियम सोडियम मतलब लिथियम ऊपर है सोडियम नीचे है, लिथियम का साइज छोटा है सोडियम का साइज बड़ा है इन ओपन एयर। जैसे हम वाटर में आ जाएंगे तो लिथियम जो एयर में छोटा था वाटर में बड़ा हो जाएगा, सोडियम जो एयर में बड़ा था वाटर में छोटा हो गया। तो पहले साइज फैक्टर की हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम साइज फैक्टर की बात करें तो लिथियम का साइज ज्यादा हो जाएगा। लिथियम का क्या होगा बेटा, साइज ज्यादा होगा। तो जब लिथियम का साइज ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इसका मूवमेंट कम होगा, तो इसका कंडक्टिविटी या मोबिलिटी भी कम होगा। तो अगर हम पूछे कि बेटा व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी और मोबिलिटी ऑर्डर, व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी और मोबिलिटी ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, सोडियम छोटू या फास्ट जाएगा, तो सोडियम प्लस एक्वस का ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू लिथियम प्लस एक्वस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दो एनर्जी दिया गया है, एक दिया गया है लैटिस एनर्जी और दूसरा दिया गया है हाइड्रोजन एनर्जी। दोनों में अगर हम पूछें कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा ताकि वो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल है, क्या होगा आंसर? तो हम बात करते हैं कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी।
कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए आप कोई भी सब्सटेंस को एक वाटर एक्वस में डाल देते हो। जब उसमें आपको डालोगे तो पहला क्या है, लैटिस को तोड़ना, और दूसरा क्या है, वाटर में उसको डिसॉल्व करना। यानी हम यहाँ पर दो फैक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है लैटिस एनर्जी एंड दूसरा जो हमारा है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी का केस क्या है, दो ही केस होगा इसमें, आपका दो ही केस होगा। चाहे आपका लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी से, या आपका लैटिस एनर्जी छोटा हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी से, बराबर का तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए क्या होगा। आपने एक लैटिस लिया, इसको डाल दिया पानी में, आपने यहाँ भी एक लैटिस लिया, इसको आपने डाल दिया पानी में, तो आप क्या देख रहे हो कि जो लैटिस है अगर ये फटाफट टूट जाए, जो लैटिस है अगर ये जो लैटिस है अगर ये सर फटाफट टूट जाए, तो ये टूटेगा तो इसको एनर्जी कौन देने वाला है, ये पानी देगा एनर्जी। अरे भाई अगर कोई सॉलिड को अगर आप लिक्विड में डालते हो तो उसको कौन तोड़ेगा, पानी तोड़ेगा। मतलब जो लैटिस को हमें तोड़ना है उसको हमें हाइड्रेशन एनर्जी अधिक देना पड़ेगा। मतलब जिसका लैटिस एनर्जी छोटा हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी से, इसी का सॉल्युबिलिटी होता है। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा, गलत, जिसका लैटिस एनर्जी छोटा हो जाए हाइड्रेशन से, उसी का सॉल्युबिलिटी होगा। अगर लैटिस ज़्यादा हो जाए हाइड्रेशन से, भैया सॉल्युबिलिटी नहीं होगा। मान लो आपने एक पत्थर स्टोन को डाल दिया पानी में, तो पानी के पास उतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो पत्थर को तोड़ के डिसॉल्व करे। मतलब उस समय पत्थर जो लैटिस है उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पानी में अगर आपने नमक डाला तो पानी का उतना एनर्जी है कि वो नमक को आयंस में तोड़ के डिसॉल्व कर देगा। मतलब पानी का एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू नमक। यानी जहाँ पर लैटिस एनर्जी कम होगा वहाँ पर हाइड्रेशन बिल्कुल ज़्यादा होगा, और जहाँ पर लैटिस ज़्यादा होगा वहाँ हाइड्रेशन कम होगा। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लैटिस को तोड़ना है। Means for solubility lattice energy should be less than hydration energy. This is the case of solubility. क्लियर है? चलो अगर मान लीजिए मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बहुत सिंपल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर Na2SO4 is soluble while Na2SO4 is soluble while BaSO4 is insoluble, while BaSO4 is insoluble, why? अब सिंपल है बेटा, जो सॉल्युबल है हम तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। अगर Na4 ये सॉल्युबल है तो डेफिनेटली इसका लैटिस एनर्जी छोटा है हाइड्रेशन एनर्जी से,
और ये इनसॉल्युबल है, मतलब इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से। ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम के हैं, सिंपल, एक समय में क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लेके समझाते हैं आपको। अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया है, कोई AF एक कंपाउंड है, इज मोर सॉल्युबल देन ACl कोई कंपाउंड है Y, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, ऐसा क्यों है आप बताइए। हम देख रहे हैं कि पहले तो बात यह है कि ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सॉल्युबल हैं, केवल इनकी फैक्टर पर डिपेंड है, एक अधिक सॉल्युबल है एक कम सॉल्युबल है। यानी इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा लैटिस से, तभी सॉल्युबल है। इसमें भी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस में, तभी सॉल्युबल है। लेकिन ज़्यादा क्यों सॉल्युबल है, ज़्यादा इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि इसका एनर्जी इज़ मोर देन दिस एनर्जी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है AF कंपाउंड का, वो ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी डिफरेंस ACl कंपाउंड का। इसीलिए उसको बोला गया। यही दो तरह का क्वेश्चन आता है, पहला कि वो सबसे अधिक सॉल्युबल क्यों है, और दूसरा कि वो मोर सॉल्युबल क्यों है। को समझ में आया। चलो हम तीसरी बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। बोला गया है विच वन इज मोर सॉल्युबल, विच वन इज मोर सॉल्युबल, कौन कितना ज़्यादा सॉल्युबल है। तो हमें देखना पड़ेगा साइज डिफरेंस, हमें इसमें देखना पड़ता है साइज डिफरेंस, मतलब कटायन माइनस अनायन का मॉडुलस वैल्यू। हम क्या बोलते हैं कि अगर जितना साइज डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। कैसे, समझो पहले आपको अभी हम बताए थे बेटा कि जो लैटिस एनर्जी होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ रेडियस ऑफ कटायन सम ऑफ रेडियस ऑफ अनायन, और जो हाइड्रेशन एनर्जी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस ऑफ कटायन प्लस 1 रेडियस ऑफ अनायन। ये बात हुआ हमारा। अब देखिए अगर हमारा साइज डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा हमारा साइज डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा हाइड्रेशन होगा, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। अच्छा, विच वन इज़ मोर सॉल्युबल, मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया। क्वेश्चन था NaClO4 और दूसरा दिया है KClO4। चलो हम दोनों की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पहला वाला का, तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला वाला में सोडियम प्लस है और ClO4 माइनस है, दूसरा वाला में पोटेशियम प्लस है एंड ClO4 माइनस है। जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, सोडियम ऊपर है पोटेशियम नीचे है, सोडियम का साइज छोटा है पोटेशियम का साइज क्या है, बड़ा है। यानी एक छोटा है ये वाला बड़ा है। मतलब अगर मान लो हम लॉजिक बात समझाएं कि अगर ClO4 दोनों में बराबर है तो अगर इन दोनों का साइज हम रख लेते हैं 10-10, सोडियम छोटा है इसका साइज हम 4 ले लिए, पोटेशियम बड़ा है इसका साइज हम 6 ले लिए। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 10 - 4 यहाँ 6 आता है और यहाँ 10 - 6 4 आएगा। तो अधिक डिफरेंस किस में आया, NaClO4, यानी मोर इज द साइज डिफरेंस मोर इज द सॉल्युबिलिटी। हेंस हम क्या बोल सकते हैं कि NaClO4 का ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू KClO4। क्लियर है। तो ये वाला हमने बात कर लिया जब हमें अनायंस के बारे में बात करना था। क्लियर है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए अगर हमें दिया गया है BaF2 और हमें दिया गया है BaCl2 और हमें दिया गया है BaBr2 और हमें दिया गया है BaI2। हम क्या देख रहे हैं कि सब में सब हमारा कटायन सेम है। तो मुझे पता है कि अब अनायंस की बात करें तो पहला में F माइनस, दूसरा में Cl माइनस, तीसरा में Br माइनस, चौथा में I माइनस, चौथा में I माइनस। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल आर इन द सेम ग्रुप, तो इनका क्या हो रहा है, आनायन। तो R माइनस का साइज बढ़ रहा है। जब R माइनस का साइज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जो हमारा साइज डिफरेंस है, जो हमारा साइज डिफरेंस है वो डेफिनेटली क्या होगा, साइज डिफरेंस घटेगा। जब साइज डिफरेंस घटेगा तो हमारा सॉलिबिलिटी क्या होगा, घटेगा। जब सॉलिबिलिटी घटेगा तो अर्स एनर्जी क्या होगा, ये भी घटेगा। क्लियर है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा कि BaF2 का सॉलिबिलिटी कम एज कंपेयर टू BaCl2, BaBr2, BaI2। तो इस तरह से बेटा हमारे सॉलिबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको समझना पड़ेगा, जो आपको समझता है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अनायन, और जो हमारा लैटिस एनर्जी होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कटायन। यही हमारा होता है। मतलब रेडियस का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी वैसे वैसे हमारा घटेगा, वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी हमारा क्या होगा, घटेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा जा रहे हैं बॉन्डिंग में पढ़ने वो रहेगा फजान्स रूल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा फजान्स रूल, और इसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, और इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर इन